हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल जी की एक खूबसूरत सी लाइन और उसी के साथ जुड़ी हिंदी और हिंदुस्तान की कहानी। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि आज हमारे हिंदुस्तान में हिंदी की हालत कुछ ऐसी हो गई है, इस पे अंग्रेज़ी इतना ज़्यादा हावी हो गई कि हमारे युवा हिंदी बोलने से कतराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो हिंदी में बात करेंगे तो उनके स्टेटस में न जाने कितने ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। तो आज बात करेंगे हिंदी और हिंदी से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में और भारतीय संविधान में इसे कहाँ पास मेंशन किया गया है और किस रूप में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ ऐसी डेट्स जो हिंदी या लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रेट की जाती हैं। तो सबसे पहले 14 सितंबर, अभी आपने हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया है। एक्चुअली में 14 सितंबर को हमारी संविधान ने ये समझा कि हिंदी को हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस रूप में स्वीकार करना चाहिए और इस तरह 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अचीव किया गया। लेकिन वहीं 1953 को हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट करने की बात कही गई है। यही एक बात और भी है कि इसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने वाले राजेंद्र सिन्हा ने हिंदी को लेके काफ़ी ही ज़्यादा कैंपेन किया था, तो उन्हीं के बर्थडे के दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा कहीं कहीं पर मेंशन है। लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है पूरी तरह। इसके बाद हम जानते हैं 10 जनवरी जो वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 14 सितंबर को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन 10 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। एक्चुअली इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक ये है कि जो आज का बांग्लादेश है उस पे बंगाली लैंग्वेज को पाकिस्तान के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही थी, तो इसीलिए जो बांग्लादेशी पीपल थे उन्होंने जो है ना एक लड़ाई छेड़ दी। तो 1999 में यूनेस्को ने इस दिन को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। वही यूएन भी लैंग्वेजेस को लेकर काफ़ी सक्रिय दिख रहा है। उसने अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस के रूप में सेलिब्रेट किया है। ये 2019 में सेलिब्रेट किया गया है और स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में भी यूएन सेलिब्रेट करने वाला है। ये 2022 से 2023 के दशक में होगा। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्टेटस दिया गया है और इसे कहाँ पास मेंशन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक इसे मेंशन किया गया है। गाइस 343 से 351 तक इसे मेंशन किया गया है और काफ़ी डिटेल में इसे बताया गया है कि कहाँ पास कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाएगा। तो भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 में भाग 17 में टोटल अभी वर्तमान में 22 लैंग्वेजेस हैं। इनमें से जो 40 लैंग्वेज थी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वहाँ पे थी। उसके बाद जो है ना टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसमें 8 लैंग्वेज जोड़ी गई। तो अभी वर्तमान में इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। तो सबसे पहले मूल संविधान में जो हमारी लैंग्वेजेस थी उनको जानते हैं। तो इनमें से हिंदी, असमिया, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, संस्कृत और उर्दू। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पास उर्दू को शामिल किया गया है लेकिन इंग्लिश को नहीं शामिल किया गया है। तो आप इसे याद कीजिएगा, कर लीजिएगा कि हमारे शेड्यूल 8 में जो है ना इंग्लिश को नहीं शामिल किया गया है, उर्दू को शामिल किया गया है। लेकिन आप लोगों के लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप लोग बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस कंट्री में है और भारत का कौन सा नंबर है। और यहीं पे आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा नंबर है। और हो सके तो आप टॉप 5 लैंग्वेजेस के नाम कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल 8 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई 8 लैंग्वेजेस में। इनमें से सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी हैं। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बोडो, संथाली और डोगरी को ऐड किया गया था। अब आप लोगों को यहाँ पास एक क्वेश्चन और है, आप कमेंट्स में या
वीडियो को पॉज करके अभी बता सकते हैं कि 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था। शेड्यूल 8 है, उसमें जो है ना कुछ शास्त्रीय लैंग्वेजेस को भी ऐड किया गया है। इन शास्त्रीय लैंग्वेजेस में तमिल है, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया है। उड़िया जो है ना पहले उड़िया थी, उड़िया को 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उड़िया कर दिया गया, मतलब जो पहले ऊ था उसे अब ओ के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो ये हमारी थी मूल भाषा, मतलब जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है शेड्यूल 8 के तहत, और उसके तहत ही शास्त्रीय लैंग्वेज की। गाइज हम आर्टिकल पढ़ने से पहले जो हमारे पीछे के 2 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस में पहले नंबर पे हमारी हिंदी की सौतन अंग्रेजी है। उसके बाद मंडारी को रखा गया है। मंडारी जो है ना, ये जो चीनी लैंग्वेज होती है इसी को मंडारी लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद हिंदी, हमारी प्यारी हिंदी तीसरे नंबर पे है, और चौथे नंबर पे स्पेनिश लैंग्वेज को रखा गया है। 5वें नंबर पे अरबी लैंग्वेज को रखा गया है। हमारा एक और क्वेश्चन था, उसमें ये कहा गया था कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस कंट्री में पाए जाते हैं, साथ ही टॉप 5 कंट्रीज़ के नाम। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, और तीसरे नंबर पे हमारा भारत देश महान इंडिया है, और चौथे नंबर पे बांग्लादेश, उसी के साथ 5वें नंबर पे नाइजीरिया है। तो आइए अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल 343 और 344 में ये कहा गया है कि हमारे जो संघ है उसकी एक राज्य भाषा होगी। राज्य भाषा यहाँ पे आप लोग याद रखना है, राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा होगी। हाँ, आप लोग ये मिस्टेक बहुत होता है एग्ज़ाम में कि नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में डिफरेंस ना पता होने की वजह से इसे जो है ना नेशनल लैंग्वेज बहुत बार बोल दिया जाता है। तो ये हमारी राजभाषा है, और साथ ही इसमें ये कहा गया है कि जो हिंदी है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी होगी। आर्टिकल 343 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि 15 वर्षों तक सभी सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी को शामिल किया जाएगा। यानी कि जब हमारे हिंदी को अपनाया गया था तभी ये कहा गया है कि हिंदी के साथ जो हमारी सरकारी कामकाज है उसमें अंग्रेजी को शामिल किया जाएगा। एक चीज़ आप ये याद रखना कि जो राज्य भाषा संशोधन एक्ट 1967 है उसमें ये कहा गया है कि जो विशेष परिस्थितियां होंगी उसमें अंग्रेजी का साथ जरूरी है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, जो हमारे शेड्यूल 8 में लैंग्वेज हैं उसमें अंग्रेजी नहीं शामिल किया गया है, और यहाँ पे अंग्रेजी को शामिल करने की बात की जाई गई है। मतलब शेड्यूल 8 में तो अंग्रेजी नहीं है, लेकिन उसको सहायक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। आर्टिकल 344 कहता है कि राज्यों की अपनी अलग राज्य भाषा होगी, उनको अपने राज्य विधानमंडल में राज्य के कार्यों के लिए अपनी भाषा चुनने का अधिकार आर्टिकल 345 देता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 346 में ये कहा गया है कि संघ में राजकीय कार्यों के लिए एवं अलग जो अदर स्टेट है उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए अपनी अलग लैंग्वेज होगी। ओके, और उसके बाद आर्टिकल 347 में ये कहा गया है कि एक राज्य में एक भाषा को बोलने वाले जो लोग होंगे उनकी संख्या अगर अधिक होगी और प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है कि उस लैंग्वेज को वहाँ की राजकीय लैंग्वेज के रूप में प्रमोट कर दें, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आर्टिकल 348 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा होगी। इस पर संसद को जो है ना हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वहीं इसमें एक और संशोधन किया गया था, राजभाषा अधिनियम 1963 में ये कहा गया है कि हिंदी को इसमें किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यानी यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसकी कार्यवाहियों में हिंदी के कोई प्रावधान की बात इसमें नहीं कही गई है। आर्टिकल 349 में ये कहा गया है कि भाषा से संबंधित कुछ नियम हैं जिन्हें इनेक्टेड करने के लिए विशेष प्रक्रिया को मेंशन किया गया है, ऐसा 349 में कहा गया। उससे बाद 350 में ये कहा गया है कि अगर आप जो शिकायत निवारण है उसके प्रयोग की जाने वाली जो लैंग्वेज है उसमें जो ना कोई भी नागरिक अपनी शिकायत को ऐसी भाषा में दे सकता है जो संघ के या राज्य में प्रयोग की जा सकती है। यानी आप यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई शिकायत करती है तो आप अपनी लैंग्वेज में शिकायत दे सकते हैं। हालांकि वो लैंग्वेज जो ना शेड्यूल 8 में शामिल होनी चाहिए और संघ एवं राज्य में उसे प्रयोग किए जाने चाहिए। वहीं आर्टिकल 315 क्लॉज ए में
ये कहा गया है कि जो हमारी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है उसमें मदर लैंग्वेज को करने की बात की गई। यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है, जो बच्चे होते हैं उससे जो ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और उनमें जो सीखने की क्षमता होती है, अगर हम मदर लैंग्वेज में उनको सिखाएंगे उस एजुकेशन को, तो वो अच्छी तरह से समझेंगे। ऐसा जो ना आर्टिकल 315 क्लॉज ए में कहा गया है, वहीं आर्टिकल 350 क्लॉज बी में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी को चुनने का अधिकार है। ऐसा अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया। मतलब अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि वो एक ऐसे पदाधिकारी की नियुक्ति करें जिससे अल्पसंख्यक लोगों के लिए, और ये अल्पसंख्यक आयोग के अंतर्गत आता है। ओके, आर्टिकल 51 में ये कहा गया है कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए एक विशेष निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इसके प्रचार किया जाए, और यही कारण है कि हिंदी को जो ना हिंदी दिवस और बहुत सारी संगोष्ठियाँ टाइम पे इसके लिए कैंपेन चलाए जाते हैं हिंदी को प्रमोट करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ डिपार्टमेंट और कमीशन को इस्टेब्लिश किए गए थे उनके बारे में। तो सब भाषा विभाग जो कि आर्टिकल 344 में है, आप लोगों को ये पहले ही मैंने बता दिया। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि उसे हिंदी को लेकर एक आयोग और संसदीय समिति को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष होंगे जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को प्रतिनिधित्व कर सकता हो। राज्य भाषा आयोग इसे 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। इसमें 22 सदस्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदी को अधिक से अधिक प्रमोट करना, और इसने अपनी अनुशंसा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिंदी को प्रयोग किए जाने वाली भाषा के रूप में सुझाव दिया था। और इसके ये भी एक सुझाव दिया था जिसमें राज्य संघ तथा अन्य राज्यों के साथ पत्राचार की भाषा के रूप में हिंदी को शामिल किया जाए। पत्राचार की भाषा मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज के रूप में, मतलब हिंदी को सिमिलैरिटी दी जाए। संयुक्त संसदीय समिति, ये जो ना पहली समिति थी, इसे 1957 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसकी जो पहली समिति थी उसे 1957 में इस्टेब्लिश की गई थी। तब इसके अध्यक्ष जो है ना पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। इसमें 30 सदस्य शामिल थे। ये 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से शामिल थे। इन सदस्यों का चयन सिंगल ट्रांसफर वोट के द्वारा किया गया था। इस वोटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य शामिल थे। इसका उद्देश्य था कि हिंदी का प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सौंपना था। इसके बाद राज्य भाषा विभाग 1971 में इस्टेब्लिश किया जाता है। इस विभाग का उद्देश्य होता है कि राज्य भाषा से संबंधित विधिक तथा संवैधानिक उपबंधों के क्रियान्वयन में हिंदी को शामिल किया जाए। इसके बाद जो है ना स्थायी राज्य भाषा आयोग का गठन होता है। ये आयोग जो है ना 1961 से 1971 तक, मतलब 10 वर्षों तक होता है। इसका उद्देश्य था हिंदी शब्दावली के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन करना। वर्तमान में इस आयोग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन रखा गया है। गाइस, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी जो एजुकेशन है उसमें हमें लोकल लैंग्वेज में करनी चाहिए या तो फिर इंग्लिश को शामिल करना चाहिए? तो इसमें मैं थोड़ा सा ही सुझाव देना चाहूँगी, बाकी आप लोगों को जो पॉइंट लगे वो कमेंट्स में। ये जहाँ तक मेरा मानना है कि जो हमारी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है उसे तो हिंदी में करना ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो ना बच्चे को नॉलेज होता है वो लोकल लैंग्वेज में वो ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं। लेकिन क्या आप ही बताइए कि जैसे कि कोई IIT या मेडिकल का स्टूडेंट है, अगर वो मान लो तमिलनाडु का स्टूडेंट है और वो अपनी पूरी तमिल लैंग्वेज में की है, उसके बाद उसकी जो है ना पोस्टिंग हो जाती है नॉर्थ में या यूपी में ही ले लो हो जाती है, तो क्या उसको तमिल लैंग्वेज और यूपी की हिंदी लैंग्वेज के साथ वो तालमेल बिठा पाएगा? क्या उसका कम्युनिकेशन जो होगा वो कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे जब हम लैंग्वेजेस नहीं होती है, एक तरह से देख लें ये लैंग्वेज ऐसी होती है जो दूसरे राज्यों के साथ एक बांध के रखती है। क्योंकि हमारे जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे लैंग्वेज को लेके ले लो या संस्कृति को लेके ले लो या तो हमारे कास्ट रिलीजन को लेके ले लो, हमारे भारत में इतनी ज़्यादा ही डाइवर्सिटी है कि इन सबको बांध के रखना जो ना एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर सा है। लेकिन हमारे देश ने ये कर दिखाया है, तो इसीलिए कहते हैं अनेकता में एकता। ये हमारे देश की संस्कृति
एक पार्ट है और एक तरह से ये कह लीजिए कि हमारा देश इस विषय में सबसे ज़्यादा भाग्यवान है कि हम लोगों को जो ना इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतनी सारी संस्कृति के बीच रहना पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर जैसे हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ साथ, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि लोकल लैंग्वेज के साथ साथ ट्राई लैंग्वेज का उसने कंसेप्ट दिया है कि लोकल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश के साथ हमारी जो है ना प्राइमरी की एजुकेशन के बाद ये तीनों लैंग्वेज को जो ना फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोकल लैंग्वेज से हमें उस सब्जेक्ट में समझ स्ट्रांग होगी और जो हमारी हिंदी है वो अदर स्टेट के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करेगी और इंग्लिश जो हमारी है वो हमारे जैसे कि किसी को हिंदी नहीं आती तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में उसको आसानी रहेगी। हालांकि अभी जो ना हमारी नई शिक्षा नीति जो है उसमें भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हिंदी के प्रयोग को शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन पे नॉलेज तो बहुत होता है बट कहीं ना कहीं उनकी इंग्लिश वीक होने के वजह से वो ऐसी फील्ड में नहीं जा पाते हैं। एक तरह से ये बेरोज़गारी का भी बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। इसीलिए हमारे जो ना नई शिक्षा नीति में मेडिकल और इंजीनियरिंग में हिंदी को शामिल करने की बात कही गई है। वहीं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को और स्टार्टिंग एजुकेशन है उसे मदर लैंग्वेज में देने की बात कही। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था हमारी जो स्कूलिंग है मदर लैंग्वेज में करना चाहिए। ऐसा करने से जो ना बच्चे काफ़ी जल्दी सीख पाते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना एक बात ये भी तो होती है कि हमें किसी भाषा को बोलने पर वो गर्व महसूस होना चाहिए। हिंदी को लेके जैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से वैसा शायद ही हम विदेशी लैंग्वेज के साथ जुड़ पाते हैं। आप ही सोच लीजिए कि आप जैसे कि अपने घर में ही पेरेंट्स के साथ जब बात करते हैं तो लोकल लैंग्वेज में करते होंगे या हिंदी में करते होंगे और काफ़ी अच्छा उनसे तालमेल भी बैठ पाता है। और अगर हम उसी की जगह हम अपने इंग्लिश में उनसे बात करें तो उनको समझ ही नहीं आएगा। एक हालांकि यूपीएससी में कैंडिडेट्स होने की वजह से हम लोगों को जो है ना इंग्लिश को सीखना चाहिए। बाय बर्थ सीख के आता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सीखने से सब होता है और हमें इस इंग्लिश सीखने की कला भी आजमा लेना चाहिए क्योंकि यूपीएससी भी हमसे बहुत खेल खेलता है। क्योंकि आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा यूपीएससी का, सर्जिकल स्ट्राइक को शल्य प्रहार के रूप में ट्रांसलेट किया। एक तरह से यूपीएससी भी हम हिंदी मीडियम वालों के साथ खेल खेलता है। इसीलिए हमें जो ना चाहिए कि हमारी जो हिंदी है उसके साथ हमें इंग्लिश भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए, आ जाएगा। आपने अभी देखा ही होगा कि हिंदी में पहली बार रैंक 18 लगने वाले रवि सिहाग सर को, उनको ऐसा बीच में लगा था कि वो अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दें लेकिन फिर उन्हें लगा हिंदी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया भी। ऑल इंडिया 18वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, आप लाइक डिसलाइक। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। पथ IAS रूबी YT फैमिली ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अवेयरनेस। थैंक यू सो मच।